तारीख हमने भी टिकट बुक कर लिया। अचानक कलकत्ता से किसी ने फ़ोन करके उस प्रोग्राम को कैंसिल कराया। अच्छा, उस प्रोग्राम को कैंसिल कराया गया? उस कॉलेज के प्रोग्राम को। और वो बड़ा बेचारा मायूस हुआ। उसने फिर मुझे इतला दी। मैं लंदन में था, जॉब पर था। वो फ़ोन कहाँ से गया था? कलकत्ता से गया? कलकत्ता से एक साहब हैं, गैंगस्टर लीडर बने हुए, उन्हीं का फ़ोन था। उन्होंने फ़ोन किया तो हैरानी तो इसी बात की है, इस गैंगस्टर लीडर को क्यों सदारती कुर्सी बैठाना जा रहा है। तो उसमें गज़ल है कि उलझनों में भी जब हौसला रख लिया, उलझनों में भी जब हौसला रख लिया, जीत जाने का एक रास्ता रख लिया। वाह। तोहमतें जब भी मुझ पर लगाई गई, तोहमतें जब भी मुझ पर लगाई गई, अपने सीने में दिल दूसरा रख लिया। अल्फाज जब दिल से निकलते हैं तो सीधे दिलों तक असर करते हैं। यही तो है बोलते जज्बात की पहचान। आप देख रहे हैं बोलते जज्बात। मैं हूं बिलाल खान। आज हमारे बीच मौजूद हैं बहुत ही बड़े शख्सियत फ़हीम अख्तर साहब, लंदन के बहुत ही मारूफ शायर, राइटर, कॉलमनिस्ट। और चलिए जानते हैं कि और क्या क्या है। फ़हीम अख्तर साहब जो लंदन में रहकर और उर्दू को फ़रोग़ दे रहे हैं, आइए पूरा सफ़र को जानते हैं। सबसे पहले फ़हीम अख्तर साहब, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे आपने मौका दिया। दरअसल गुफ्तगू करना और लोगों को बात पहुंचाना ये आपके चैनल का बहुत बड़ा कारनामा है। और मैं समझता हूं कि ख़ासकर जब हमारे ऐसा छोटा मोटा लिखने पढ़ने वाला इंसान भी जब शहर आए, उसकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई आपने की, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये आपका तो बड़पना है। एक्चुअली मैं तो आप ही जैसे लोगों के लिए मैं ढूंढता हूँ ताकि आपसे जो बातें होंगी, जो गुफ्तगू होंगी, जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू होगा, लोग देख के मुतासिर होंगे। और नाज़रीन मैं बताता चलूँ कि इस इंटरव्यू को आप ज़रूर सुने, बहुत कुछ मोटिवेशन मिलने वाला है। उस शख्स का नाम है फ़हीम अख्तर साहब। फ़हीम अख्तर साहब से सबसे पहला सवाल हम जानना चाहते हैं कि आपका अदबी शुरुआत जो है कब और कैसे हुआ? देखिए, अदबी सफ़र तो यूँ हुआ कि हम जब मौलाना आज़ाद कॉलेज में BA ऑनर्स में हमारा दाखिला हुआ। अच्छा। ये 1986 की बात थी। चूँकि हमने 85 की बात थी। हाँ, 1985 में हमने BA ऑनर्स में दाखिला लिया, उर्दू BA ऑनर्स में। अच्छा। तो उसके साथ हमने इस्लामिक हिस्ट्री, अंग्रेज़ी और BA ऑनर्स में थाई और डिफेंस स्टडीज़ भी एक हमारा कोर्स था। अच्छा, डिफेंस। जी। अच्छा। तो अदब की तरफ रुझान धीरे धीरे बढ़ने लगा। मेरी खुशकिस्मती थी कि एजाज़ अहमद साहब मेरे उस्ताद रहे। अच्छा जी। और निहाल हाशमी साहब थे और वो बहुत सारे लोग थे और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उन दिनों एजाज़ साहब से मैं बड़ा मतलब करीब रहा। अच्छा। और सीखता था उनके अशार, उनके क़तात वगैरह उस ज़माने में शाया होते थे। तो एक तो ये सिलसिला था। दूसरी बात ये थी कि जहाँ मेरी पैदाइश हुई, जिस घर में मैं पला बड़ा, वहाँ उर्दू ज़ुबान और अदब की काफ़ी। आपकी पैदाइश कहाँ हुई है? मैं कलकत्ते में पैदा हुआ। अच्छा। जी। और हम खिदिरपुर में ही पले बड़े, यहीं हमारी स्कूल, इब्तिदाई स्कूल यहीं से हुई। तो एक तो माहौल था, घर का भी माहौल था। उसके अलावा जब दाखिला कॉलेज में हुआ तो अदब की तरफ ज़्यादा रुझान हुआ और शायरी सुनता था। अच्छे शायरी सुनने को मिलती थी और इस तरह से धीरे धीरे अदब हमारे अंदर जो है ज़िंदगी का हिस्सा बनता गया। अच्छा।
आप जो है कॉलेज के टाइम से आप शायरी के करीब करीब हुए हैं। हाँ, चूँकि उस ज़माने में मैंने उस ज़माने में आज़ाद नज़्म लिखी थी। अच्छा जी, और वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जब पहला वॉल मैगज़ीन मैंने शुरू किया था फ़हीम अख्तर में, अच्छा तो उसमें पहली नज़्म फ़हीम अख्तर की ही लगाई गई थी। अच्छा और वो मुझे याद है। और रोज़ाना मुज़फ़्फ़र अनपी आए थे दिल्ली से इकबाल चेयर होकर के। तो दरअसल कलकत्ता यूनिवर्सिटी, मौलाना कॉलेज और सारी चीज़ों का कम्बिनेशन ये रहा कि अदब में दिलचस्पी बढ़ती गई। लेकिन मैं अदब में जो लिखने पढ़ने के मेरा जो ख़ासकर लिखने का जो आप कहेंगे वो लंदन जा कर के सन 2000 से शुरू। हालांकि मैं लंदन 90 में गया हूँ। अच्छा, आप लंदन 90 में गए? हाँ, 93 में गया था। अच्छा, आप कह रहे हैं मतलब कॉलेज के टाइम में आपने एक नज़्म लिखी थी और उसके बाद जो है दुश्वारियाँ होती थी, हौसला अफजाई नहीं होती थी। एक आपको पता मिजाज बना हुआ रहता। लोग अखबारात में शाये नहीं करते थे जब तक कि आपकी असर व रसूख न हो, जब तक कोई पैरवी ना करे। और मैं शुरू से मेरी शुरुआत थी तो उतना नहीं, आदत भी नहीं थी कि जाके बोले कि सर इसको शाये कर दीजिए। मैं हमेशा एक बात पर यकीन कर रखता हूँ और अभी भी है कि अगर आपकी तहरीर में दम होगी तो खुद ब खुद जगह बना लेगी। आपने लंदन में जाके अपना लिखना शुरू किया? हाँ, हुआ ये कि लंदन तो मैं 93 में गया। अच्छा, एक रोज़गार के सिलसिले में हमें वर्क परमिट मिला। वो भी ऐसा नहीं था कि मैं उर्दू के सहारे गया, बहुत गलत फहमियाँ लोगों को। अच्छा। एक प्रोजेक्ट था, उसमें हमारे कज़न चचाजाद भाई गए हुए थे PhD करने। तो वो जब लंदन से कलकत्ता आए तो उन्होंने मशवरा दिया कि इसमें आप अप्लाई कीजिए, आपकी किस्मत होगी तो हमें वीज़ा मिल गया। तो आपने अप्लाई किया? जी, अप्लाई किया। वो सोशल सर्विसेज होते हैं। अच्छा। बहुत पुराना एक प्रोजेक्ट। तो वहाँ इसी तरह करते करते मैं सोशल सर्विसेज में काम करने लगा। फिर तो वहाँ रहते रहते हुआ ये कि सन 2000 में एक आलमी कॉन्फ्रेंस हो रही थी लंदन में। जी, उर्दू ट्रस्ट करा रही थी। तो उन दिनों मिलेनियम की वजह से गवर्नमेंट से फंड काफ़ी मिल रहे थे कल्चर प्रमोशन के लिए, सखाफत के लिए। तो मुझे कई लोग मिले, उसमें एक अहम नाम रिफत शमीम का है, फिर बासित कानपुरी, फिर डॉक्टर अब्दुल गफ्फार आज़म, फिर आपके जावेद शेख, डॉक्टर जावेद शेख, साकी फारूकी, कैसर तमकीन, जितेंद्र बिल्लू, सोहन राही, तो राल्फ रासेल। तीन लोगों से जब मुलाकात हुई तो मैं बड़ा हैरान भी हुआ कि ऐसे ऐसे लोग यहाँ हैं काम कर, मकसूद इलाही शेख। तो फिर इनके साथ हमारी जो है ना हौसला अफजाई भी हुई। अच्छा। और लिखने में इन लोगों ने मेरी बड़ी मतलब कि हौसला अफजाई की। हाँ, उन्होंने कहा कि तुम लिख सकते हो, लिखो। इस तरह करते करते मैं लिखने लगा। फिर एक सिलसिला चल पड़ा। लेकिन फ़हीम साहब, एक बहुत दिलचस्प ये लग रहा है कि आप इंडिया में थे, आप वहाँ पे 93 में जाते हैं और वहाँ पे लोग अक्सर जाके वहाँ की चमक दमक, वहाँ का अट्रैक्शन, वहाँ का अलग एक इन्वायरमेंट है, एक वहाँ का फैज़ा वातावरण, और वहाँ पे जाकर आप इंग्लिश में ना लिख आप उर्दू में लिखने लगे, तो फिर एक आपको कुछ परेशानी मुश्किलात का सामना करना पड़ा या क्या कहा जाएगी आपको? नहीं, मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ा, चूँकि उन दिनों लंदन में जो हिजरत करके हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो उर्दू बोलने वाले गए थे, अच्छा। तो कौमी जज्बे के तहत उनके अंदर उर्दू ज़ुबान को फ़रोग़ करने के लिए, लिखने के लिए एक बात नहीं। फिर पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू है, आपको पता है जी। तो दुश्वारी तो नहीं हुई, लेकिन जब मैंने लिखना शुरू किया तो लिखते लिखते मुझे महसूस होने लगा कि पहले तो मैंने अफसाना कई लिखे, अफसाना शुरू किया। कुछ नज़्म और कुछ गज़लें पर तवाज़नाई की, लेकिन उसमें खौफ बहुत आता था गज़लों में। अच्छा। चूँकि एक अजीब सा माहौल बना हुआ था
और लोग बड़ी बेरुखी से देखते थे अगर आप अशार कहें वगैरह वगैरह। अच्छा, डर सा था कि लिख हाँ पसंद ना आया तो। जी। अच्छा। फिर 2013 से कबल एक साथ हैं बासित कानपुरी, अच्छे शायर हैं, तो उनसे गुफ्तगू होती रहती थी। तो एक दिन उन्होंने कहा कि फ़हीम, आप जो बोलते हैं ना उसे लिखा करें। अच्छा, जो बोलते हैं लिखा करें। तो मैंने कहा ये क्या बात हुई? बोले आप लिखें। तो वो होता ये था कि ऐसे मैं उनसे जब गुफ्तगू करता था तो किसी न किसी वाक़यात पर, आलमी मंजरनामे पर या लंदन की सियासत पर या हिंदुस्तान या पाकिस्तान की सियासत पर, तो हम अपनी राय देते थे। तो उन्हें वो पसंद आता था बासित कानपुरी। तो जब मैं उनकी वजह से लिखना उसको शुरू किया तो वो कॉलम बन गया। अच्छा जी। तो वहाँ से कॉलम का सिलसिला शुरू। फिर 2013 में यहाँ से एक साहब गए थे अखबार मशीक के नुमाइंदा ओलंपिक में। अच्छा। तो वो हमसे मिलने आए थे, तो उनसे बात हुई तो उन्होंने अखबार मशीक में हमें दावत दी कि आप लिखा करें। अच्छा। तो हमने शुरुआत इस तरह की। अखबार मशीक में आपने कब शुरुआत? 2013 में हमने 2013 में हर इतवार को मैं लिखता रहा। अच्छा। हाँ, तो उसमें कुछ माह के बाद ही जो है वहाँ एक मीटिंग हुई, तो उसमें वहाँ के कुछ स्टाफ ने एहतजाज किया कि इसे बंद कर देना चाहिए। अच्छा, आपने कॉलम को? जी। तो वहाँ से मुझे एक साहब ने खबर दी कि वो वहाँ काम करते, उन्होंने बताया कि देखिए सर मीटिंग हुआ था और लोग जो है ना, कुछ लोग जो है नहीं चाहते हैं कि आप कॉलम मुसलसल शाया होता रहे। अच्छा। तो उन दिन हमारे एक दोस्त डॉक्टर शकील अहमद थे, इंतकाल हो गया। वो मुर्शिदाबाद में सेंटनरी कॉलेज में प्रिंसिपल थे एक्टिंग। अच्छा। तो मैं बड़ा मायूस हुआ कि यार ये क्या मामला, मैं अभी चंद महीने ही लिखा हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, लोग तो यही चाह रहे हैं तुम्हारा कॉलम बंद हो गया। अच्छा। ये 2013-14 की बात बता रहा हूँ। एक साजिश रची गई थी। अच्छा। लेकिन मैं उसकी बात, अपने दोस्त मरहूम दोस्त की बात को अमल करते, उसने कहा नहीं तुम्हारा काम है लिखते रहना। अच्छा। तो फिर लिखते कई साल और गुजरे, तो फिर एक बार हंगामा हुआ। अच्छा। हाँ, तो और उसके बाद इसे हमारी नहीं, हमारे जो पढ़ने वाले थे उनकी बदनसीबी कही है कि जाती लोग पढ़ते थे, हम लोग पढ़ते थे जी, जाती बुनियाद पर उसको जी। और जब कॉलम बंद किया गया तो हमें इतला भी नहीं दी गई। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि मेरे खिलाफ उसी अखबार ने 2 खतूत लिखे, जो कि बिल्कुल गलत बात है। और जो शख्स लिखा वो भी कलकत्ता का रहने वाला है। ये सब होना नहीं चाहिए। ये आपने जब लिखना शुरू किया तो आपके बहुत अच्छे कहा जाए रिलेशन रहे होंगे, और फिर आप कह रहे हैं कि मतलब आपको जब बंद किए गए थे इतला भी नहीं दी गई, तो फिर देखिए रिलेशन तो हमारे आज भी ख़राब नहीं है। और मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि बंद करने की वजह क्या थी। अच्छा। और जबकि मुझे वहाँ के एक स्टाफ ही बताया। आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की? मैं क्यों जाऊँ, मैं थोड़ी उनसे पैसा ले, वो मुझे पैसा थोड़ी देते हैं कि मैं उनसे वजह मांग के उनको नहीं शाया करना ना करे, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन कम से कम इतना तो ज़र्फ होना चाहिए ना कि जो आदमी 13 साल तक आपके अखबार में फ्री कॉलम लिखा है, उसके खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा के ख़त को आप शाया कर रहे हैं उसी अखबार को। ये मैं समझ, बिल्कुल मेरे खिलाफ मुझे लोगों ने दिखाया और ऊट पटांग बातें थी। और जो बंदा लिखा वो उसको एकेडमी के स्टेज पे बैठा के फूलों का गुलदस्ता दे रहे हैं उसी दिन जिस दिन वो खत शाया हुआ। यानी आपके कहना है कि आपको तकलीफ हुई, पहले तुम्हारी कॉलम बंद किया गया, उसके बाद आपने किसी भी राइटर को जो है आपके अगेंस्ट जो खिलाफ जी था उसको शाया किया भाई, किसी भी राइटर को तकलीफ होगी। ये तरीका है, ये मेयार है, आप बताइए। और किसी ने हमें ना कोई वजह बताई ना, देखिए शाया करना बंद करना वो उनका मामला है, लेकिन ठीक है वजह बताए। लेकिन ये क्या बात हुई कि आपने 2 खतूत जो है मेरे खिलाफ लिख करके और अखबार ने उसी अखबार ने शाया किया। और वो खतूत मतलब क्या थे, मतलब ऐसे मतलब पूरा डिटेल नहीं बता पाता। देखिए उसमें नाजीबा जो है बातें लिखी गई,
गैर बेबुनियाद इल्ज़ामात थे। अच्छा अच्छा। और हाँ, और खुशी का इजहार किया गया कि ये कॉलम बंद हुआ, हम लोग बहुत खुश हैं। अच्छा अच्छा। और जबकि जिस आदमी ने उस खत को लिखा, उस आदमी ने मेरी कॉलम के ऊपर एक तहनीती नज़्म शाये की थी जो मेरे एल्बम में था, मैंने सोशल मीडिया पर लगा दिया। अब वो कहता है कि ये कॉलम जो है इसे बहुत कबल बंद होना चाहिए। फिर वो आदमी ये कहता है कि मैं तो कॉलम खुद पढ़ता नहीं हूँ। और फिर वही आदमी उसी एक कॉलम का हवाला दे रहा है कि तो मेरा 3-4 सवाल है आपसे। एक तरफ आप कहते हैं मैं कॉलम पढ़ता नहीं हूँ, दूसरी तरफ आप फिर उसी कॉलम का हवाला दे रहे हैं, तीसरी तरफ आप जश्न मना रहे हैं कि अच्छा हुआ बंद हुआ, लोगों को सुकून मिला। तो ये क्या है? ये म्यार अदब का सबसे घटिया म्यार और मकाम है। और उस आदमी को एकेडमी जो यहाँ की है उसके स्टेज पर एक साहब बुला करके गुलदस्ता जो है ना पेश कर रहे हैं उसी दिन जिस दिन वो खत शाया हुआ है। ये सब गुंडागर्दी और कुछ नहीं। और गुंडों का तो असर आपको पता है, उनका तो खात्मा गुंडा के ही तरह होगा जब गुंडागर्दी कर रही। तो ये थोड़ा सा सही बात है कि आपके कॉलम लिखते रहे, मोबाइल बंद हो जाना समझ में आता है। कॉलम मेरा बंद नहीं हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। पाकिस्तान के लाहौर से छपता है, कराची से छपता है, पेशावर से छपता है, लखनऊ से छपता है, पटना से छपता है, भोपाल से छपता है, बॉम्बे से छपता है, कलकत्ता के आकाश से छपता है। अच्छा अच्छा। हाँ। और आपको एक और बात बताऊं कि एक ग्रुप बनाया गया था जिसमें मुझे भी रखा गया, मुझे नहीं पता था। उस पर मुझे गालियां दिलवाई जा रही। गालियां दिलवाई जा रही, कुछ पता नहीं क्यों, क्या बात है, कुछ नहीं। ये समझ में आ रहा है कि जो इस तरह से जो हो रहा है, जैसे आप कह रहे हैं जिस तरह का, लेकिन सब पढ़े लिखे लोग हैं और एक एजुकेटेड हैं, फिर इस तरह से मतलब एक माहौल जो है क्या अच्छा लगता है? शोभा तो मेरे ख्याल से आप लोग बहुत नाराजगी लोगों में, लोग बहुत नाराज इन बातों से, मुझे लोगों ने कहा है। क्योंकि आप एक बड़े मारूफ राइटर हैं, शायर हैं, कॉलमनिस्ट हैं, और जो इस तरह से लोग जुड़े हुए हैं वो लोग भी बहुत एजुकेटेड हैं। तो फिर इस तरह से होना मेरे ख्याल से ये शायद अदब के लिए अच्छा नहीं है। किसी बात के लिए अच्छा नहीं है। नई नस्ल क्या सीखेगी? ये वही लोग क्या मैसेज आ रहा है? तो फिर इस तरह के कुछ जो गलतफहमियां होती है, मिसकंसेप्शन कह लीजिए, तो फिर कभी आप लोग बैठ के दूर कर लेना चाहिए मेरे ख्याल। इसमें दूर करने की बात क्या है? एक शख्स अगर आपको गाली देगा उसे तो माफ़ी मांगनी चाहिए और उसको अदबी प्रोग्राम से हटाना चाहिए। वो वहाँ बैठ कर के सदारत करता है, मेहमान खुसूसी बनता है। इसी शहर में तस्वीर बता रहे हैं, ये कौन लोग हैं? सब मिले हुए जो भी हैं। तो फिर क्या आपने कुछ खिलाफ लिख दिया था या सच बोल, मतलब क्या? अच्छा, ऐसा क्यों हुआ भाई? ये बात मैं कैसे बताऊंगा? अच्छा अच्छा अच्छा। हमें हमारा कॉलम अचानक बंद कर दिया था, हमें क्या पता? तो ये दुनिया मतलब कहाँ से बढ़े, कुछ इस तरह से कुछ समझ में आया? कुछ मुझे आज तक पता नहीं, जब मुझे वजह नहीं पता है। अच्छा। देखिए, हमारे कॉलम आप उठाएंगे, हमने 620 से ज़्यादा कॉलम लिखे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इस पर तबसरा हुआ है कि उर्दू कॉलम में 2 ही चीज़ आपको मिलेगा, एक तो सियासत, दूसरे मजहब, सियासत, तीसरा कोई कुछ भी नहीं मिली। अच्छा, आप जो लेकिन मैंने जो कॉलम लिखे हैं, मैंने समाज के हर पहलू, अच्छा, हर मालूमात से लोगों को आगाह किया। अच्छा अच्छा। अभी मैंने एंटीबायोटिक पर लिखा है। एंटीबायोटिक आप एक कॉलम उर्दू का ला दें, उससे मिला दें। तो लोगों ने मुझे फ़ोन कर कहा कि आपके कॉलम बहुत इन्फॉर्मेटिव होते हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव होते हैं, समाजी सोशल जो लिखना पड़ेगा। बोले क्या फ़ायदा अगर हमारे कॉलम को पढ़ के लड़कियां मिली, लड़के मिले, बोले सर हम लोग बचपन से पढ़ते पढ़ते जवान हो गए, अच्छा लगता है। और आप उस कॉलम को बंद करा करके झूठे इल्ज़ामात लगा के उसका जश्न मना रहे हैं। और आप इस अखबार ने शाया कैसे किया? उसके मालिक को माफ़ी मांगनी चाहिए। हमारे खिलाफ इस तरह, हालांकि मैं तो डिफेमेशन कर सकता हूँ, बेबुनियाद बात जो लिखी गई है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि ये सब क्या है।
ये तो अच्छी चीज़ नहीं ना, किसी भी राइटर के साथ ये अच्छी इस चीज़। बात को आपको तकलीफ है बहुत तकलीफ है। बहुत, कि जो आपने इतने दिनों तक लिखा और फिर आपको आपको ये सिला मिला। ये एक गैंग है, इसको मैं गैंगस्टर का नाम देता तो हूँ। फिर ऐसी क्या बात है कि जो मतलब जैसे इसके आपके मतलब खिलाफ हो गए लोग, मतलब क्यों? मतलब लोग नहीं खिलाफ हुए हैं, हाँ, मतलब जिससे- कुछ अनासिर ऐसे हैं, अच्छा कुछ लोग ऐसे हैं जो जहर घोल रहे हैं अदब में, समाज में। मैं उन लोगों की तरह इशारा कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोग हमारे, अभी देखिए हम मुर्शिदाबाद गए लेकिन थे, एक वहाँ चीज़ से मैं कहना चाहूंगा कि मैं भी अक्सर आपके और आपके अदारा जो है सूफी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी, मेरा भी हमेशा कहा जाए कि रवैया सपोर्टिव और इन्फॉर्मेटिव इसलिए रहा कि आप लंदन में रह के जो है उर्दू को फरोग दे रहे हैं। ये चीज़ ने मुझे फ़हीम अख्तर से करीब किया और आपके अदारे से करीब किया। लेकिन अक्सर लोग वहाँ जाके उर्दू को भूल जाते हैं, यहाँ तक अपने कल्चर को भूल जाते हैं, अपने ज़बान को भूल जाते हैं। और आप लंदन में रह के उस चकाचौंध शहर में जो लोग जाने की तमन्ना करते हैं, ख्वाहिश रखते हैं कि लंदन में चले, और वहाँ के चमक दमक ने आप पे असर नहीं डाला, बल्कि मुर्शिदाबाद के IPS साहब ने, जो सैयद हुसैन मिर्जा साहब ने कहा कि असल चमक और दमक तो यही है जो फ़हीम अख्तर साहब के तहरीर में चमक रही है, असल चमक यही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने आपसे पहले भी कहा कि उर्दू जुबान जो है वो। अच्छा, फ़हीम अख्तर साहब, आपको 7 तारीख को मुर्शिदाबाद के नवाब बहादुर इंस्टीट्यूशन में आपको मतलब फ़हीम अख्तर की अदबी खिदमात और आलमी मुशायरा, वनडे इंटरनेशनल सिम्पोजियम एंड मुशायरा, फ़हीम अख्तर लिटरेरी कंट्रीब्यूशन एंड मुशायरा, आपको ये प्रोग्राम होता है वो वहाँ पे मुर्शिदाबाद आप जाते हैं, और मैंने देखा कि पूरा गेट से ही फूलों की बारिश के साथ साथ पूरा स्टेज तक आप गए। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, फूलों की बारिश मैं चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तमाम चाहने वालों पर भी हो, मेरे साथ साथ। और फूलों की बारिश से मुझ पर नहीं हुई थी, आपने देखा होगा वीडियो, जितने लोग उसमें शामिल थे। तो अच्छा लगा, क्योंकि मैं मुर्शिदाबाद सिर्फ अपनी अदबी खिदमत पे जो पेपर पढ़ने वाले थे उनको सुनने के लिए गया था, कुछ अपने ख्यालात के इजहार करने गया था, मुशायरा सुनने गया था, पढ़ने गया था। लेकिन जिस तरह से मुर्शिदाबाद वालों ने मेरा इस्तकबाल किया, और वहाँ, लेकिन वहाँ भी एक बात जो मैं कहना चाहूँगा, दरअसल सैयद मोहम्मद मेहताब जाट साहब ने हमें पहले रब्ता किया जी, और उन्होंने कहा कि फ़हीम साहब, मैं आप पर एक प्रोग्राम करना चाहता हूँ। तो पहले मैं ज़रा सा खौफज़दा हो गया, क्योंकि आपको पता है आजकल माहौल ये है कि अगर आप किसी की जानते हैं तो भाई प्रोग्राम कर दो, करवा लो, इस तरह का मामला। मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। तो उन्होंने जब मुझे फ़ोन पर मतलब मैसेंजर पर लिखा, अच्छा, तो मैंने उन्होंने नंबर मांगा, हमने नंबर दिया। और नंबर देने के बाद उन्होंने कहा कि आपकी अदबी खिदमत, तो मैंने समझा ये भी कोई होगा, है ना। तो हमने कहा कि भाई आप फ़हीम अख्तर को कितना जानते हैं? तो उसका जवाब मुझे बड़ा पसंद था कि मैंने जाना नहीं, मैंने पढ़ा आपको। उसके हाँ, वो वजह यह थी कि वो यहाँ एक प्रोग्राम में आए थे और कलकत्ते, तो वहाँ उनको मेरी 2-3 किताबें मिली। तो कह रहे थे कि वो किताबों को मुताला करते करते वो कहने लगे कि यह आदमी इतना काम किया है और इसकी अदबी खिदमत क्यों नहीं हो रही। तो उन्होंने एक शुरुआत के लिए अपने कॉलेज जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ प्रिंसिपल से बात की। प्रिंसिपल ने हमें लेटर भी दिया। अच्छा जी, उसका नाम है सुभाष चंद्र सेंटनरी कॉलेज है। सब तय वाला हो गया, तारीख हमने भी टिकट बुक कर लिया। अचानक कलकत्ता से किसी ने फ़ोन करके उस प्रोग्राम को कैंसिल कराया। अच्छा, उस प्रोग्राम को कैंसिल किया, उस कॉलेज के प्रोग्राम को। और वो बड़ा बेचारा मायूस हुआ। उसने फिर मुझे इतला दी, मैं लंदन में था, जॉब पर था। वो फ़ोन कहाँ से गया था? कलकत्ता से गया? कलकत्ता से एक साहब हैं, गैंगस्टर लीडर बने हुए, उन्हीं का फ़ोन था। उन्होंने फ़ोन किया तो हैरानी तो इसी बात की है, इस गैंगस्टर लीडर को क्यों सदारती कुर्सी बैठाना जा रहा है। उसने फ़ोन किया, कैंसिल करवाया
करवा करके बेचारे मेहताब को बड़ी परेशानी हुई, दो रोज वो बड़ा मायूस रहा। प्रोग्राम होने वाला था, कोई प्रोग्राम होने वाला और फिर वो अच्छा मैं भी बड़ा अफसोस करने लगा कि भाई आखिर कैंसिल कराने की वजह। तो वहाँ की जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी उर्दू की, उनको कह दिया गया कि तुम प्रिंसिपल आप बोलो कि प्रोग्राम नहीं करना, और उन्होंने हंगामा कर दिया प्रिंसिपल के साथ जैसा। फिर प्रिंसिपल ने मुझे एक प्रोग्राम नहीं करने की खत को जारी किया। अच्छा। तो 2 रोज बाद फिर वो जुमे के दिन उनका मेहताब का फ़ोन आया कि हम नवाब इंस्टीट्यूशन के हेडमास्टर से बात की है, ये 200 साल तारीखी इंस्टीट्यूशन है और ये लोग आपका काम जो है ना देखें हैं, बोले करेंगे हम लोग। अच्छा। तो अब अगर अल्लाह किसी को इज्जत देता है तो आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप तो कामयाब नहीं होंगे। अच्छा। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको मैं इसलिए बताता चल रहा हूँ कि ये ऐसे लोगों को अंग्रेजी में कहते हैं नेम एंड शेम। ये जो हरकतें कर रहे हैं ना, अदब का नुकसान कर रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं, हमारा क्या है। अच्छा फ़हीम अख्तर साहब, अभी तक आप कितने किताबें लिख चुके हैं आप? देखिए अब 18 किताबें तो मंजर आम पर आ चुकी हैं, पब्लिश हो गई। और जो सबसे लेटेस्ट नई किताब जो है वो है खामोश लम्हों की सदा। खामोश लम्हों की सदा। कुछ है, कुछ उसमें कुछ लाइन्स है तो आप सुनाएं। भाई सुनाने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर आपकी फरमाइश है तो ज़रूर सुनाऊंगा कि मैं देख रहा हूँ कौन सी गज़ल सुनाऊं। अब देख लीजिए, वहाँ पे मुशायरे में एक बहुत डिमांड हुआ था, ये इश्क है क्या यार। तो खामोश लम्हों की सदा जो हमारी तीसरा मजमुआ है, तो उसमें गज़ल है कि उलझनों में भी जब हौसला रख लिया, उलझनों में भी जब हौसला रख लिया, जीत जाने का एक रास्ता रख लिया। तोहमतें जब भी मुझ पर लगाई गई, तोहमतें जब भी मुझ पर लगाई गई, अपने सीने में दिल दूसरा रख लिया। ये तोहमत लगाने के बाद लिखे या पहले से लिखे? पहले से लिखा हुआ। तोहमतें लगाई गई, वो पलट कर यहीं एक दिन आएगा, वो पलट कर यहीं एक दिन आएगा, सोच कर दर को अपने खुला रख लिया। एक परी सामने से जो गुजरी मेरे, एक परी सामने से जो गुजरी मेरे, अजनबी थी मगर राब्ता रख लिया। क्या बात है। हर तरफ है अंधेरा मगर मैंने भी, हर तरफ है अंधेरा मगर मैंने भी, डर की दहलीज पर हौसला रख लिया। वाह क्या बात है। ये जो डर दिखाया है ना, अंधेरा है, तो हमने भी हौसला रख लिया। इश्क बदनाम करने लगा जो फहीम, इश्क बदनाम करने लगा जो फहीम, यार से मैंने भी फासला रख लिया, यार से मैंने भी फासला रख लिया। उलझनों में भी जब हौसला रख लिया, जीत जाने का एक रास्ता रख लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत। और एक दो लाइन वो खाली सुना दीजिए, वो क्या है यार। अब जो है कई हमने इश्क ये क्यों अज़ाब है या रब, इश्क ये क्यों अज़ाब है या रब, इसका कोई जवाब है या रब। क्या बात है। वो जो तेरी कभी नहीं सुनता, वो जो तेरी कभी नहीं सुनता, वही क्यों कामयाब है या रब, वही क्यों कामयाब है या रब। शुक्र करता है ये फहीम तेरा, शुक्र करता है ये फहीम तेरा,
तू ही बस ला जवाब है या रब। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब फ़हीम अख्तर साहब। हमें तो ऐसा जितना फ़हीम अख्तर साहब को जानेंगे अलग अलग एक कैरेक्टर का नाम होगा। मैं अभी तक यही जानता था कि शायर हैं, कॉलमनिस्ट हैं, राइटर हैं। अब मुझे बोलने पे मैं मजबूर होता कि फ़हीम अख्तर क्या क्या है। एक गुलकार है, बल्कि बहुत अच्छा से पढ़ रहे हैं। बस एक लास्ट सवाल लेके बंद करने का सर, हमने देखा कि आपने उर्दू में लिख कर आपने पढ़ा है, जो रोमन में लिख के मुशायरा पढ़ते हैं, जो मुस्लिम शायर हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई देखिए, कहने को बहुत कुछ है, इसके लिए एक अलग इंटरव्यू आप कीजिए। अच्छा, ठीक है। हमने तमाशा देखा है मुशायरे में, इस पे इंटरव्यू हम लेंगे। और कि बात यह है कि उसके लिए आप एक लफ्ज़ में और एक जुमले में हम इस जवाब दे करके नहीं जा सकते हैं। ठीक है। फिर कभी मुलाकात होगी तो रोमन, देवनागरी और जो ड्रामे हो रहे हैं सबके ऊपर रोशनी डालेंगे। नाजरीन, आपने देखा ये जो है बातें हुई जनाब फ़हीम अख्तर साहब लंदन में रहते हैं, और आपने देखा और पूरा तफसील गुफ्तगू हुई। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, और आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।